हेट एंड लोकेशन इज अ स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन, और लगता है कि नेपाल इसका फायदा लेता रहा है। अब ये हेट है क्यों, हम इस एनालिसिस को थोड़ा डीप में जाकर जानेंगे। जरा ये फेमस स्टेटमेंट देखिए, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे करीब नेबर अगर कोई है तो इंडिया और नेपाल है। तो ये स्टेटमेंट तो बड़ी पॉजिटिव है, कितने ज्यादा करीब हैं कि बॉर्डर तो बस नाम की बात है। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे आर्मी चीफ होते हैं वो नेपाल में ऑनररी जनरल होते हैं। ऐसी सिमिलरली नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं वो हमारे यहाँ ऑनररी जनरल होते हैं। लेकिन ये एक्चुअली हमारी प्रपोजिशंस हैं टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेपाल एंड हैविंग बेटर रिलेशंस विद नेपाल। कई लोगों के दिमाग में एक पिक्चर होती है कि नेपाल के साथ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कुछ एग्जाम्पल्स याद आते हैं, जैसे हाँ काला पानी, हाँ 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 वो कम्युनिस्ट रूल, वो चाइना के थोड़ा करीब है, ऐसा कुछ लगता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। नेपाल का जो 60% इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंडिया से कनेक्ट करता है। तो सोचिए, बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई देश चल सकता है क्या? नहीं। और वो इंडिया से कनेक्टेड है। 80% जो इंपोर्ट होता है नेपाल में वो इंडिया से कनेक्टेड है। कहा जाता है कि नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, इंडिया लॉक्ड कंट्री है। और ऐसे में एक सेंटिमेंट चलता है कि इसका फायदा, नाजायज फायदा, जैसे कि नेपाली मीडिया प्रोजेक्ट करती है, वो इंडिया लेता रहा। इन दिस आर्टिकल ऑफ टेलीग्राफ नेपाल, द राइटर वाज सेइंग कि जब से वो पैदा हुआ, जब से उसने होश संभाला, तो बिना कारण के उसने अपने आप को इंडियंस को हेट करता हुआ पाया है। ऐसे कई आर्टिकल आपको नेपाल की कई सारे न्यूज लेटर्स में, मैगजीन्स में मिल जाएंगे। बट व्हाई? तो उन्होंने खुद कहा कि व्हेन दे वर इंट्रोस्पेक्टिंग दे वर नॉट एबल टू रिमेंबर कि ये कब शुरू हुआ। तो यानी कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं अंडर करंट्स की तरह एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, जिसका इस्तेमाल वहां की कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी करती है। जैसे केपी ओली, पुष्पदैल, ये तो केवल उस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स का, लेकिन वो सेंटिमेंट अंडर करंट की तरह है। आई एम यूजिंग द वर्ड अंडर करंट बिकॉज सतह पर काफी कुछ अच्छा है। जैसे कि अगर आपसे कहूं कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और नेपाल की, उसका नाम जरा कमेंट से बताइए। सूर्य किरण नाम है वैसे, राइट। गोरखा रेजिमेंट के 32,000 से ज्यादा जवान, नेपाली जवान जो हिल रीजन से बिलोंग करते हैं, वो इंडियन आर्मी में सेवाएं देते हैं। शान है गोरखा रेजिमेंट की। तो आप कहेंगे यार ये तो सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। अब बकायदा पेंशन ऑफिसेज हैं हमारी आर्मी के, जो ये कैटर करती है पेंशन को, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को इन नेपाल। तो ये भी बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। 2015 में जब डिजास्टर आया, भूकंप आया, तो इंडिया वाज द फर्स्ट टू एक्चुअली लेंड द हेल्प एंड अमंग द ग्रेटेस्ट हेल्प विच वाज प्रोवाइडेड। और इसमें कोई शान की बात नहीं है, पड़ोसी है तो हेल्प तो करनी होगी। लेकिन फिर ये हेट क्यों? क्या उसके बाद हेट कम हो गई? नहीं, स्टिल हेट वर्क्स एज अंडरकरंट। ये जरा ये इमेज देखिए, इस तरीके की इमेज आपको नेपाली न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगी। बेंड मोर। तो प्रोजेक्शन इज कि भारत बेंड करना चाहता रहा है नेपाल को। नेपालीज हेट इंडिया एंड हाउ दैट कैन चेंज। चेंज कैसे हो सकता है? जैसे कई लोग कहते हैं हाँ कम्युनिस्ट पार्टी और वो इस वजह से चाइना के ज्यादा करीब है। नहीं, वी नीड डीपर एनालिसिस टू दिस इशू। नेपाल इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू इंडिया। नाउ अब देखिए, ये एक बड़ा पेन पॉइंट है कि ये जो रीजन है, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन, दिस वाज टेकन फ्रॉम नेपाल बाय ब्रिटिशर्स। इनिशियली ब्रिटिशर्स वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग नेपाल एज अ सॉवरेन कंट्री। एक समय पर तो कर्जन जैसे अधिकारियों का मानना था कि नेपाल को एनेक्स ही कर लेते हैं ना, अपनी अंडर कर लेते हैं ब्रिटिश इंडिया के अंडर। हेटेड की शुरुआत होती है 1814-1816 एंग्लो नेपाल वॉर, जिसके बाद ये टेरिटरीज नेपाल खो देता है। अब नेपाल के अंदर ये हिस्ट्री, मैं कह रहा हूं ना कि वो जो कह रहे हैं ना कि वो सेंटिमेंट अंदर चल रहा है, उसका एक बड़ा कारण है इतिहास। क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन कुछ चीजें घरों में कम्युनिकेट की जाती हैं। उनमें से कुछ चीजें ये हैं कि नेपाल तो एक बहुत बड़ा भाग होता था। जैसे पृथ्वीराज शाह का कहना था कि ये असल हिंदुस्तान है। उनका कहना था कि जो मुगल है वो मुगल पार्ट हो गया, असल हिंदुस्तान तो नेपाल है। ऐसे में वो कई सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास गए थे जब ये वॉर चल रहा था कि हमें सपोर्ट कर दो।
One of them was Maharaja Ranjit Singh, but due support was not given to Nepal. And thus, Treaty of Sugauli was signed and Nepal lost its territories. यहां पर कर्जन कह रहे थे कि मैं सोवरन नहीं मानता नेपाल को। हालांकि नेपाल के पास एट्रीब्यूट्स थे कि हां उनको एक इंडिपेंडेंट देश करार दिया जा सकता है, बट ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस कर्जन को लगता था जब एक्वायर हो सकता है तो वो आए। अब यहां पर एक मोनार्की होती है और दूसरा एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास होती है नेपाल में, जो थी जैसे कि रानाज एंड मोनार्क। तो रानाज वर लाइक द डिफेक्टो रूलर्स, राज वही कर रहे थे। उनका कहना था ब्रिटिश इंडिया से कि हम सॉवरन हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें वही दर्जा दिया जाए। खैर ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, तुमसे बातचीत हम तैयार रखेंगे, जारी रखेंगे और उस बारे में सोचेंगे। अब ऐसे उन्होंने फिर नेपाल का फायदा उठाना स्टार्ट किया। नेपाल के इस ज्योग्राफी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इसका कनेक्शन सीधे सीधे नेपाल के पॉलिटिकल फ्यूचर से होने वाला था। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से। ये रीजन जो आप देख रहे हैं तेराई रीजन है, प्लेन्स है। यहां पर डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट मतलब टिम्बर, लकड़ी, जिसकी जरूरत थी ब्रिटिशर्स को रेलवेज को बनाने के लिए। और इस रेलवेज के थ्रू वो जो इंडिया के हिंटरलैंड्स थे वहां से रॉ मटेरियल को पहुंचा सकते थे पोर्ट्स तक, और पोर्ट से उस रॉ मटेरियल को पहुंचा सकते थे यूके की फैक्ट्रीज तक। तो यानी कि अगर भारत को एक्चुअली लूटना था एक तरीके से, तो उसके लिए नेपाल की लकड़ी की जरूरत थी। नेपाल के जो रानास थे उनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि लकड़ी प्रोवाइड कर दीजिए आप, हमें ये रेलवेज बनाने। तो रानास ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 17,000 साल ट्रीज का एक पहला एग्रीमेंट हुआ कि वो भेजे गए और फाइनली ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर एक्चुअली इस टिम्बर की लूट हो रही थी नेपाल से, और फायदा नेपाली जनता को नहीं हो रहा था, रिसोर्सेज नेपाल के थे, फायदा रानास को पर्सनली हो रहा था। तो नेपाल वाज लाइक वो सोने देने वाली मुर्गी की तरह बन गया था नेपाल। और दिस नेपाल वाज यूज्ड टू बिल्ड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब इस एक्सप्लॉयटेशन जो अब एक नया अध्याय कनेक्ट होता है, तो लकड़ियां ले ली, अब यूथ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, तो ऐसे में उनको सैनिकों की जरूरत थी। 2.5 लाख के आसपास सैनिक वो नेपाल से लेकर गए। मेजॉरिटी ऑफ देम डाइड और मिले नहीं। और उसके बाद यहां पर जो उनकी इकोनॉमी थी नेपाल की, जो एग्रीकल्चर जो होता था, वहां पर भी क्राइसिस आ गए, फेमाइन हुआ। इसके बाद मेजर एक्सोडस देखा गया भारी मात्रा में। जो वहां की नेपाली जनता थी वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पर मूव कर गई, वहां पर सेटल हो गई। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया था, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक। तो अब रानास फिर गए इनके पास कि यार हमारे टिम्बर का काम लिया आपने और हमारे यूथ का इतना इस्तेमाल किया आपने, हम आपके साथ खड़े थे, तो अब तो कम से कम हमें वो एक सुरक्षा दिमाग में दे दो कि हमारा एनेक्सेशन नहीं होगा। तो खैर ऐसे में 1923 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कहते हैं पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। पीस एंड फ्रेंडशिप, अब टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी टेरिटरी ब्रिटिश राज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, आपके फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिश ओवरलुक कर सकते हैं। तो ऐसे में ये साइन हो गई ट्रीटी, लेकिन हाँ सोवेनिटी आपको दी जाती है, ये बात कह दी गई। रानास के मन में अभी भी गफलत थी कि कभी ना, इनका तो कुछ नहीं पता ब्रिटिशर्स का, कब ये बदल जाएं और एनेक्स कर लें। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने कहा तुम टेंशन मत लो, ऐसा करो लीग ऑफ नेशंस में अगर तुम्हारा नाम दर्ज करा दें फिर तो टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एंट्रिंग इनटू दैट वाज लाइक यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज अ नेशन, आपको राष्ट्र का दर्जा मिल जाएगा। तो क्राउन ने इस बात को रेटिफाई कर दिया ट्रीटी को, और फिर यहां पर इनको एक नेशन का दर्जा मिल गया। खैर समय बीता, देखिए 1923 की बात थी वो, राइट। अब 1947 भारत आजाद हुआ। अब नेपाली जनता को लगा कि अब भारत में क्योंकि एक बदलाव आ रहा है, तो अब कुछ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस नेपाल में भी आएंगे, और जो भारत की सरकार होगी वो ऐसे में साथ देगी। अब यहां पर जनता के अंदर एक एंटी राना सेंटिमेंट था कि इन्होंने तो केवल नेपाल को लूटा है, लेकिन आजाद होते ही भारत को संबंध बनाने थे, और संबंध किसी देश में उससे बनाए जाते हैं जो सत्ता पर काबिज होता है, और सत्ता पर कौन काबिज थे? रानास। तो ऐसे में भारत ने पीस संधि की, और वो किसके साथ की? रानास के साथ। तो जनता का एक बड़ा भाग
जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी वर्ग था, इंटेलेक्चुअल वर्ग था, उसने कहा कि ये तो आपने उनके साथ हाथ मिला लिए जो कि हमारे शोषण करता है। इन्होंने इतना पैसा कमाया लेकिन डेलिबरेटली एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किया, नहीं तो नेपाल की सूरत ही बदल जाती। उन्हें मोबिलाइज होना, उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं थी। कहा जाता है बाय सर्टेन एनालिस्ट कि राणा चाहते थे कि ऐसा ना हो, क्योंकि इसी तरीके से उनका कंट्रोल चल सकता था। क्योंकि अगर जनता मजबूत होगी तो वो अपने राजनीतिक अधिकारों की भी बात करेगी, और ऐसे में वो जो उनका एक ऑटोक्रेटिक रूल था वो नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में अब जनता के अंदर एक सेंटिमेंट था कि इंडियंस वर कोलैबोरेटर्स ऑफ इंपीरियलिस्ट पावर, यानी कि इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। एंग्लो नेपाल वॉर में जो फाइटर्स थे उसमें बड़ी मात्रा में भारतीय मूल के सैनिक थे, तो इन्होंने नेपाल को तोड़ दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, इनको लगा कि अब आजाद हुए तो इन्होंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ संधि कर ली और हमारा शोषण जारी रहने दिया, करप्ट रेजिम के साथ हो गए। और तीसरा, अब जनता को लगा कि ये तो ब्रिटिश राज का एक्सटेंशन कर रहे हैं पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी के नाम पर। इन्होंने कहा इसमें अपर हैंड इंडिया को मिल गया और इंडिया ने बदले में इस ऑटोक्रेटिक राज को चलने दिया, जबकि खुद वो एक डेमोक्रेसी है। अब ये इंडो नेपाल जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, इस पर एक और विवाद हुआ। यहां पर पिक्चर में आपको ये जो दिख रहे हैं ये तो है राणा, और यहां पर आपको दिख रहे हैं इंडिया के एम्बेसडर इन नेपाल। तो एक सेंटिमेंट ये आया कि ट्रीटी जब साइन होती है तो दोनों समानांतर पदों के बीच में होती है, मींस इक्वल स्टेटस के डिग्निटरीज ही देश के बीच में ट्रीटी साइन करते हैं। भाई अगर यहां से राणा थे जो प्राइम मिनिस्टर की तरह थे, तो ऐसे में इनके इक्विवेलेंट जवाहरलाल नेहरू को कम से कम संधि साइन करनी चाहिए थी। भाई हेड ऑफ द स्टेट चलो मोनार्क हो गए, हमारे यहां उसके इक्विवेलेंट प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन अगर एम्बेसडर से साइन करा रहे हैं बराबर में इनके प्राइम मिनिस्टर को बैठाकर, तो एक तरीके से नेपाल को तो आपने छोटा मान लिया ना। और ये आज तक सेंटिमेंट चलता है नेपाल में कि इंडिया ट्रीट्स नेपाल एज यंगर ब्रदर। शायद कुछ लोग कहेंगे अरे है तो सही, यंगर ब्रदर ही तो है, छोटा है साइज में, लेकिन यहां पर नेपाल के इंटेलेक्चुअल्स का कहना है यंगर ब्रदर कैसे हुआ। नेपाल का कहना है अरे तुम तो पैदा हुए 1947 में, हम देखो इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेटस रख रहे हैं ब्रिटिश टाइम से। यहां पर नेपाली इंटेलेक्चुअल्स का कहना है 2016 में हमने ब्रिटेन के साथ 200वां वर्ष का डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट किया है, 200 ईयर्स, और आपने कितना किया जरा बताना। तो इनका कहना है कि हमारी एज जो है वो गिनो हमारे इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेटस से, आप तो अभी आजाद हुए, आप तो अभी बने हो, इनका यह कहना है। रिलेशंस विद इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, अब इस दौरान काफी हलचल, काफी अप एंड डाउन हुए इंडिया नेपाल रिलेशन में। जो राजा थे नेपाल के, उन्होंने कहा कि नेपाल एक जोन ऑफ पीस है। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन चाणक्यन इनसाइट के हिसाब से यह अच्छी बात नहीं थी भारत के लिए। कारण, चाणक्य कहते हैं कि आपके पड़ोस में एक तो होता है अरी, अरी का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि पाकिस्तान, चाइना। मित्र होता है फॉर एग्जाम्पल से श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएस, रशिया, उस समय यूएसआर। फिर ये जो दो होते हैं मध्यमा एंड उदासीना, ये दो अलग प्रकार के राजा होते हैं। मध्यमा होता है जो दुश्मनों के बीच में है, लेकिन ये अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखता है कि ये दोनों दुश्मनों के बीच में कुछ संधि भी करा सकता है, एक रोल अदा कर सकता है, ये एक्टिव होता है, एक्टिव। एक होता उदासीना, उदासीना दोनों देश जो दुश्मन है उनके बीच में है और ये न्यूट्रल है, ये पैसिव है यानी कि न्यूट्रल है। अब जो मंडल सिद्धांत है जो कि आज भी जियोपॉलिटिक्स का रिलेवेंट है, वो कहता है कि कभी भी उदासीना को यानी कि जो न्यूट्रल बन रहा है समझ लो तुम्हारे लिए खतरा है। तो नेपाल और इंडिया की जो पीस ट्रीटी है उसके हिसाब से नेपाल की टेरिटरी भारत के खिलाफ नहीं यूज की जाएगी। लेकिन अगर वो कह दे कि नहीं जी मेरे लिए तो सब बराबर है, चाइना ही बराबर है और इंडिया बराबर है, तो बराबर का मतलब है कि अब चाइना आपके जो एरिया है उसका इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ। तो ये एक्चुअली इंडिया के खिलाफ एक समझ लीजिए एक तरीका था वहां के राजा का। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वही सेंटिमेंट जो नेपाली जनता में था कि नेपाल को सॉवरेन स्टेटस स्टैब्लिश करना है, नेपाल को उस मेंटेलिटी से निकलना है, वो ब्रिटिश राज की मेंटेलिटी से हम सॉवरेन हैं। हालांकि भारत ने कहा कि जरा अपनी लोकेशन देखिए, आप तीन तरफ से भारत के साथ जुड़े हुए हैं,
मैंने ये नहीं कहा घेरे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। डिफरेंस होता है, सारा डिप्लोमेसी में सारा गेम शब्दों का है, जुड़ा हुआ है। और हम आपको जोड़ते हैं कोलकाता पोर्ट से, हम आपको ट्रांजिट ट्रेड के लिए एक्सेस देते हैं फेवरेबल टर्म्स पे, जिससे कि आप दुनिया में अपने सामान को एक्सपोर्ट करें और समृद्ध बने। भारत उसमें आपका साथ देता है। इसके अलावा हाइड्रो, इंफ्रा, इतने सारे एरियाज में हम साथ देते हैं। उनका कहना था लेकिन जब भी हम चाइना से कुछ करीब होने की कोशिश करते हैं, आप हमारे खिलाफ हो जाते हो। तो दे वांटेड टू एक्चुअली फ्लेक्स देयर मसल्स। इंदिरा गांधी जी नाराज हो गई। इंदिरा गांधी ने कहा ये क्या बात है, ये तो आप हमारे खिलाफ जा रहे हो, ये प्रपोजल एंटी इंडिया स्ट्रेटजी है नेपाल की, और एंटी इंडिया स्ट्रेटजी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इफ समवन हेट्स यू फॉर नो रीजन देन गिव दैट पर्सन अ रीजन। तो ऐसे में इन्होंने रीजन दे दिया, और वो रीजन था ब्लॉकेड। अब ब्लॉकेड फॉर्मली हुआ नहीं था तब तक, ऐसे में फिर इमरजेंसी लग गई, फिर उसके बाद इनकी सरकार चली गई, फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई। मोरारजी देसाई ने इंडिया और नेपाल के बीच में संबंधों को बेहतर किया। नेपाल कह रहा था कि अब दोबारा से ट्रीटी को साइन करो, आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, तो एक ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी मोरारजी देसाई के दौरान साइन की गई। उसके बाद दोबारा इंदिरा गांधी जी आ गई। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि नेपाल, आप बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यू आर फ्लेक्सिंग योर मसल्स विच इज अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। और जो इंदिरा गांधी जी कर रही थी, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर सी राजामोहन कहते हैं कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग स्टांस नेपाल के साथ रखना जरूरी है, क्योंकि रियल पॉलिटिक्स में यही काम करता है। कई बार अगर आप शांत हैं और दूसरा एंटी इंडिया सेंटिमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं यहां से भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले लूं और वहां से भी ज्यादा बेनिफिट ले लूं, क्योंकि मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको कहा था कि हेट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन फॉर नेपाल। इसका वो इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अगर आप बहुत शांत हैं, आप कह रहे हैं अरे सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मुझे बताइए क्या ऐसे में आप इंडिया से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे? नहीं। जब नाराज होंगे तभी तो कोई मनाने की कोशिश करेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसका नेपाल इस्तेमाल कर रहा था। इंदिरा गांधी ने कहा अभी बताते हैं आपको। खैर, फिर इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ, राजीव गांधी जी आए। राजीव गांधी जी के समय पर भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया गया। खैर, जो वो एम्बार्गो थे, जो अब वहां पर ब्लॉकेड लगा था, क्योंकि हमने एंटी इंडिया स्ट्रेटजी नेपाल को इस्तेमाल करते हुए देखा, हमने देखा कि फ्यूचर में इसका ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। जो ब्लॉकेड था उसका नेगेटिव इफेक्ट अब नेपाल पर पड़ना ही था। मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कितना ट्रेड और इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है नेपाल का। तो 9.7% का जो जीडीपी था उनका, वो 1.5% क्रैश हो गया जीडीपी ग्रोथ रेट। तो इससे नेपाल में एक क्राइसिस जैसी स्थिति हो गई। ये एक तरह से सिग्नल था नेपाल को बताने के लिए कि देखो, लॉजिकली भी आपको भारत के साथ रहना चाहिए, राइट? तो स्ट्रॉन्ग आर्मिंग नहीं करनी चाहिए, राइट? दैट वाज द रीजन। तो अब फाइनली नेपाल पुअर देशों में शुमार था ही, तो इंडिया सीम्स लाइक अ होप। अब देखिए यहां पर अब उस फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि इसके बाद 1990s में तो डिफरेंट जैसे वीपी सिंह जी आए तो उन्होंने कहा कि चलो अब रिश्तों को बेहतर करते हैं, तो वो अप एंड डाउन चलता रहा। खैर, अब हम बात करते हैं पीएम मोदी की। 2015 में पीएम मोदी जी जाते हैं बीजिंग में, और बीजिंग में वो कहते हैं कि चाइना, लेट्स ओपन 3 लोकेशंस फॉर फर्दर मूवमेंट। और वो लोकेशन जरा देखिएगा कौन कौन सी हैं। नाथुला सिक्किम में, तो नेपाल को क्या मतलब भाई, खोलो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लिपू लेक उत्तराखंड में। अब जैसे ही ज्वाइंट स्टेटमेंट में नेपाल ने पढ़ा, अरे ये क्या बात है, लिपू लेक इन उत्तराखंड को वो कह रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच का मामला है। ये नहीं है बीच का मामला, वो कह रहे हैं लेपू लेक तो हमारा है। आते हैं उस पे। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, तो इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नेपाल को इससे प्रॉब्लम हो गई। नेपाल ने कहा चाइना और इंडिया, मैं दोनों को ये मैसेज देता हूं कि अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट वापस लो। इंडिया और चाइना देख रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट वापस ले, मतलब। तो खैर, इनका मुद्दा ये था कि ये जो एरिया है, देखिए ये इंडिया का पार्ट है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, ये कहते हैं कि जो काली रिवर है उसका जो ओरिजिन है, उस बेसिस से ये एरिया नेपाल क्लेम करता है। इंडिया कहता है ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये एरिया इंडिया का है। तो एक्चुअली ये एरिया इंडिया का है, बट ये क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा से नेपाल क्लेम करता रहा है। कहा जाता है कि जब नेपाल को पुश मिलता है चाइना की तरफ से
तब नेपाल इस तरह के नैरेटिव्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। अब रिसेंट कुछ इश्यूज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मधेशी कॉन्फ्लिक्ट, मधेशी या तराई रीजन, यहां पर जो अमूमन जनता है उसके क्लोज फैमिली एंड ट्रेड टाइज हैं बिहार एंड ईस्टर्न यूपी वाली जनता से। तो इनका जो बोलचाल है, खान पीन है, वो ऐसा नहीं है कि मदर टंग कोर नेपाली है, राइट। तो यानी कि दीज आर एथनिकली डिफरेंट फ्रॉम पहाड़ी पीपल, राइट। तो यहां पर गुड रिलेशंस इंडिया के साथ दिखते हैं। अब ये विरोध कर रहे थे कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन लाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में मधेशी को आपने साइडलाइन कर दिया। अब इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगे। जब प्रोटेस्ट होने लगे, अब उसी एरिया से तो हमारे ट्रक्स जाने थे, तो भारत सरकार ने कहा भाई ट्रक्स को दिक्कत हो सकती है, तो ट्रक्स को रोक लेते हैं। इसको कहा गया ब्लॉकेड। भारत सरकार ने कहा कि देखो ट्रक्स की सुरक्षा, सामान की सुरक्षा, व्यापारियों का सामान जाएगा उसकी सुरक्षा को नजर देते हुए हम जो है यहां पर ब्लॉक कर रहे हैं। नेपाली जनता ने कहा, या नेपाली सरकार ने कहा, नहीं नहीं ये आपकी चाल है, क्योंकि जो ओली गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना हो रही है, तो आप अब फिर दोबारा से नेपाल को एक लेसन दिखाना चाहते हो, इस वजह से आपने ऐसा किया। खैर, इससे जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया, और ये वो समय था जब उससे पहले जो है वो क्राइसिस जो था, डिजास्टर वो हुआ ही था। तो फिर एंटी इंडिया सेंटीमेंट और ज्यादा स्पाइरल होने लगे जनता के अंदर। बॉर्डर इश्यूज, 1800 किलोमीटर के आसपास का हमारा बॉर्डर है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से पूरी तरह मतलब कोई यू कैन से बार्ब्ड वायर्स हैं और सिक्योरिटी कैमरास हैं और फोर्सेस हैं। तो यानी कि यहां पर पोरस बॉर्डर्स है। कई बार ये आरोप लगाती है नेपाल की मीडिया कि जो जनता वहां से आती जाती है नेपाल की, भारत में आई फिर वापस गई, तो कई बार दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स। तो ये आरोप है। तो इससे जो है जो आसपास के विलेजेस हैं उसमें एंटी इंडिया सेंटीमेंट है कि एक्सप्लोइटर्स हैं। बुद्धास बर्थ प्लेस, इस पर रिसेंटली बड़ा क्राइसिस हो गया था। हुआ क्या था, जैसे इंडिया कहता है कि इंडिया इज अ लैंड विच गेव बुद्धास मैसेज टू द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएन में इस्तेमाल करी। अब उन्होंने कहा ये आपने कैसे इस्तेमाल कर दी कि इंडिया कैसे बुद्धा का मैसेज दे सकता है, बुद्धा तो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, वो तो यहां के थे। हालांकि हमें पता है कि देखो जन्म, ज्ञान और निर्वाण, अब इन 3 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस इंडिया में है, राइट। और हम कभी ये नहीं कहते कि इसमें तेरा और मेरा है, हम कहते हैं कि बुद्धा का मैसेज जो है वो सबका है। अब इंडिया पे वो जो बौद्ध धर्म है वो प्रॉस्पर हुआ, तो दैट्स व्हाई वी मेड दिस स्टेटमेंट, दिस वाज द ऑफिशियल स्टेटमेंट। लेकिन इसका विरोध होने लग गया। बिग ब्रदर बिहेवियर कहते हैं। नेपाल की मीडिया कहती है कि इंडिया साउथ एशिया में अपने आप को बिग ब्रदर समझता है, रीजनल हेजेमॉन समझता है, और इस वजह से दूसरों को सप्रेस करने की कोशिश करता है। हालांकि हम कहते हैं भाई कब आपको सप्रेस किया, तो इनका कहना है कि नहीं नहीं आप आर्म ट्विस्टिंग करते हो। इनका कहना है कि जैसे कि रिवर एग्रीमेंट्स को लें तो आपने अपने फेवर में, गंडक, कोसी, ये रिवर एग्रीमेंट्स आपने अपने फेवर में इसलिए ले लिया क्योंकि आपका अपर हैंड है इन रिवर पर, और आपका अपर हैंड है इन टर्म्स ऑफ ग्रांट्स विच यू प्रोवाइड। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 4 बड़े रीजंस अभी हमें दिख रहे हैं। एक तो ब्लॉकेड्स, बॉर्डर, बुद्धास बर्थ प्लेस और बिग ब्रदर एटीट्यूड। ये बिग ब्रदर एटीट्यूड बहुत बड़ा रीजन होता है। तो मुझे लगता है अभी तो क्लैरिटी होगी। अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये है, देखिए इंडिया और नेपाल का फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों कनेक्टेड है। वी हैव टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। नेपाल अगर चाइना का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो नेपाल के खुद पॉलिटिशियंस को पता है कि चाइना इज द एक्सपेंशनिस्ट पावर, इंडिया इज नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। इंडिया ने कभी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करके किसी एरिया को एक्वायर नहीं किया, चाइना करता है, राइट। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फ्यूचर में खुद नेपाल को, अभी अगर फेवरेबल टर्म्स वो कुछ पैसा ले ले, लेकिन आगे दिक्कत हो सकती है। खैर, डिस्कस द चैलेंजेस इन इंडिया नेपाल रिलेशंस, तो मुझे लगता है जब 4 B's आपको बता दिए, बैकग्राउंड आपको बता दिया, ट्रीटी ऑफ सगोली बता दिया, तो अब तो आपके लिए केक वॉक है। बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो और आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप कमेंट्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।